नमस्कार दोस्तों। एक गांव का किसान रामधीन बड़ा ही नेक आदमी था। एक दिन उसकी घरवाली पशुओं के लिए खेत में चारा लेने गई थी, मगर सांझ ढले तक वापस न आई तो रामधीन को चिंता हुई कि अभी तक बच्चियों की माँ को आ जाना चाहिए था, मगर अब तक क्यों नहीं आई। तब गांव का गवाला भागा भागा वहां आया और कहने लगा, काका, लाजो की माँ खेत में पड़ी है, लागत है उसे किसी जहरीले कीट ने काट लियो है। रामधीन खेतों की तरफ अंधाधुंध दौड़ पड़ा और लोगों को पता चला तो वे भी दौड़ पड़े, मगर रामधीन की घरवाली अब तक मौत की नींद सो चुकी थी। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। रामधीन की आंखों से आंसू न रुक रहे थे। गांव वालों ने जैसे तैसे अंतिम क्रिया का निपटारा किया। रामधीन की दो बच्चियां लाजो और कस्तूरी बिन माँ की हो गई। जान पहचान वालों ने रामधीन को दोबारा घर करने का मशवरा दिया, मगर रामधीन ने माना। समय बीता, दोनों बच्चियां जवान हो गई। पड़ोस के गांव में रामधीन का लंगोटिया यार था। उसका बेटा रामू अक्सर वहां आ जाता। इसी दौरान कस्तूरी और रामू एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसी बीच रामपुर गांव के एक साहूकार के घर से कस्तूरी का रिश्ता भी आ गया। लड़के का नाम पूरन था। लड़के की माँ जब कस्तूरी को देखने आई तो कहने लगी, मैंने आपकी कस्तूरी की बड़ी बड़ाई सुनी है, बस उसी समय से सोच रही हूँ कि उसे ही अपनी बहू बनाकर ले जाऊं। रामधीन ने कहा, हमारा तो भाग्य ही खुल गया। मैंने तो सोचा भी न था कि हमारी बिन माँ की बेटी की किस्मत इतनी चोखी है। तभी कस्तूरी वहां आकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी होने वाली सास ने झट सोने का हार उसे पहना दिया और लड्डू खिलाकर रामधीन की तरफ देखकर बोली, तो जी मैं बात को पक्की समझूं? रामधीन बोले, अरे अब तो इनकार करने की हिम्मत ही ना है। पूरन की माँ ने कहा, देख लो कहीं बाद में आप अपनी जुबान से न फिर जाओ। रामधीन बोले, जीवन में और तो कुछ ना, पर थोड़ी इज्जत कमायो हूँ। मैं जान दे सकूँ हूँ, पर दिया हुआ वचन से ना पलट सकूँ। आज से कस्तूरी थारी हुई। इतना सुनते ही कस्तूरी के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। 2 दिन बाद रामू को रामधीन ने बुलाकर कहा, बेटा मैंने कस्तूरी को ब्याह तय कर दियो। अगला महीना में उसका ब्याह है, तुम्हें 2-4 दिन यहीं रहनो होगो। रामू ने इतना सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामधीन ये देखकर बोले, थमने काहे हो गयो, ये आंखों में आंसू क्यों आए? तबीयत तो ठीक है थारी? रामू कुछ न बोल सका, चुपचाप वहां से चला गया। सांझ के समय भोजन करते समय रामधीन ने अपनी छोटी बेटी लाजो से कहा, आज रामू घर आयो तो उदास सो लाग्यो मैंने। लाजो कहने लगी, इसका कारण तुम हो बापू। बहन के ब्याह के वास्ते हाँ करने पहले थारे को उससे पूछना भी जरूरी ना समझा कि वो क्या चाहे है। रामधीन ने कहा, अरे मैं उसका दुश्मन थोड़ी ना हूँ, सब उसकी भलाई के वास्ते ही तो करूँ हूँ। इतना बड़ो घर है उनको, और फिर पूरन में बुराई ही क्या है? पूरन की माँ उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगी, झोली पसार कर लेगी है। रामधीन को लाजो से आज पता चला कि उसकी बेटी कस्तूरी रामू से विवाह करना चाहती है, मगर अब क्या हो सकता है? वह सोच विचार कर कस्तूरी के पास जाकर कहने लगा, अरे ये तुम्हारी ही गलती है, पहले काहे नहीं बताई? अब रामू ने मैं भी पसंद करूँ हूँ, मगर अब मैं पूरन के परिवार को इनकार नहीं कर सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी दी हुई जुबान से कोनी फिरूं। हमारी कस्तूरी वहां पर राज करेगी। इतना सुनते ही कस्तूरी के सपने उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। अब तो रामधीन भी दुखी था, मगर वह अपने आदर्शों के खिलाफ जाने का साहस न कर सकता था। कस्तूरी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। खुशी का अवसर था, मगर सबके दिलों में टीस सी उठ रही थी। और फिर एक दिन कस्तूरी पूरन के साथ दुल्हन बन उनके घर पर चली गई। सांझ ढली, रात हुई। पूरन और कस्तूरी सुहाग सेज पर मीठी मीठी बातें करते रहे, मगर अचानक पूरन कस्तूरी को अधूरा छोड़ कोठरी से बाहर निकल गया। कस्तूरी सोचने लगी, अरे ये पूरन को क्या हुआ? मैं तो इन्हें सच्चे मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, अपना सब उसे अर्पित करने को तैयार हूँ, पर म्हारे में आग भड़काकर इस तरह क्यों चला गया?
सुबह हुई, एक दो रस्में और हुई। इसी दौरान कस्तूरी ने महसूस किया कि पूर्ण कुछ डरा डरा सा लग रहा है। और फिर रात आई, रातें आती रही, जाती रही। अब कस्तूरी को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि उसका पति क्यों उससे दूर दूर रहता है। वह सब समझ चुकी थी, मगर विश्वास नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन अचानक रामधीन बीमार पड़ गया। उसने रामू को कस्तूरी के ससुराल कस्तूरी को लिवा लाने के लिए भेज दिया। पूर्ण घर पर नहीं था, मगर उसकी माँ ने कस्तूरी को रामू के साथ भेज दिया। कुछ समय बाद पूर्ण घर आकर माँ कस्तूरी दिखाई ना दे रही। माँ ने कहा, अरे उनको बापू बीमार है, मैंने उनको भेज दियो, वहीं छोरो रामू उसे लेकर गयो है, परेशान ना हो, आती होगी। रामू का नाम सुनते ही पूर्ण को और अधिक गुस्सा आ गया। माँ से कहने लगा, माँ तू भी गजब करे है, कोई के साथ भेज देगी। खैर मैं जाकर देखूं हूँ, ज्यादा दूर ना गए होंगे। पूर्ण ने उनका पीछा किया। रामू और कस्तूरी बस में बैठे बातें कर रहे थे। बस को चलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। रामू का अपनापन और उसका दर्द कस्तूरी से देखा न गया। दुखी कस्तूरी ने उसके सीने पर सर रखा और फक से रो पड़ी। तभी पूर्ण भी वहां पहुंच गया। बोला तो कुछ नहीं, मगर वापिस घर आकर माँ को सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताने लगा। अगली सुबह पूर्ण की माँ ने रामधीन को अपने घर बुलाकर कहा, अपने पाप की गठरी को अपने घर पर रखना, माने जरूरत ना है। रामधीन हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐसा ना बोलो समधन जी, थारे पैर पकड़ू हूँ, थारे को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इतने में पूर्ण बीच में बोल पड़ा, गलत फहमी कैसे हुई है? मैंने अपनी आंखों से थारी बेटी को देखो है, बीच रास्ते में उस हरामजादे रामू के साथ। छी, बोलने में भी शर्म आवे है म्हारे को, पूछो अपनी बेटी ने। रामधीन गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मैं मानू हूँ कि रामू और कस्तूरी के मन में ब्याह करने की चाहत थी, मगर अब ऐसो कुछ नहीं है, मारो विश्वास करो तुम। पूर्ण की माँ तनकर कहने लगी, तो ये है असली कहानी, पहले से ही चल रो है यो सब, इतनो बड़ो धोखो। ले जाओ अपनी लाडली ने और सौंप दो उसी को, अब बहुत हो गयो, तुम जा सकते हो। लड़खड़ाता रामधीन अपने घर पर पहुंचा। कस्तूरी मन ही मन सोचने लगी, इसमें म्हारा क्या दोष है? पति में सब कमियां होते हुए भी उसी के साथ मैं रहने को तैयार हूँ, उसी की इज्जत बनने को तैयार हूँ। अब कस्तूरी उसी घर में लौट आई जहाँ से डोली में बैठाकर बापू ने उसे विदा किया था। कुछ संभलने के 2 दिन बाद रामधीन ने अपनी बेटी कस्तूरी से पूछा, बेटी माने लागे है, तू हमसे कुछ छिपा रही है, बोल बेटी, मैं थारो बाप हूँ। कस्तूरी अपने दर्द को दबाकर कहने लगी, नहीं बापू, मैं कुछ ना छुपा रही। बापू फिर कहने लगे, बेटी कुछ बताएगी तभी तो कुछ हल निकलेगो, नहीं तो फिर एक ही उपाय है, वह है पंचायत। पंचायत हुई। पूर्ण और उसकी माँ आए। पंच, मुखिया, कस्तूरी, रामू, रामधीन, लाजो, सब गांव वाले मौजूद थे। रामधीन ने अपनी बात रखी तो मुखिया ने कहा, हाँ तो पूर्ण, थारो के कहणो है इस बारे में? अपनी घरवाली ने घर से निकालना अच्छी बात तो नहीं है। पूर्ण की माँ बोली, मुखिया जी, मैं तो बड़े अरमानों से बिना दहेज के इसे घर लाई थी, क्या पता था ये मेरी ही इज्जत न डस लेगी। मुखिया ने कहा, खुलकर बोलो भाई। तभी बीच में पूर्ण कहने लगा, मुखिया जी कैसे बोलें, बोलन में भी हमने शर्म आवे है। यो जो रामू नाम का छोरा सामने खड़ा है, इसके साथ कस्तूरी का अवैध संबंध है। पूर्ण के मुंह से ये बात सुनी तो कस्तूरी अधमरी सी हो गई। मुखिया कहने लगा, इसका कोई सबूत है थारे पास? पूर्ण की माँ कहने लगी, सबूत ये है कि ब्याह के बाद में अपने मर्द के साथ ये अब तक न सोई है। यो बात 2 दिन पहले हमारे बेटों ने हमारे को बताई है। अब तो कस्तूरी की हर बोल के साथ दशा बिगड़ रही थी। तभी मुखिया कस्तूरी की ओर देखकर कहने लगे, क्यों री छोरी, ये बात सच है? अटकते अटकते कस्तूरी बोली, मैं काहे बोलूं? मुखिया बोले, अरे जो सच है वही कहो। पूर्ण की माँ बीच में ही बोल पड़ी, अरे ये क्या बोलेगी, ये अपनों मर्द के साथ नहीं अपने यार के साथ रहना चाहे है।
कस्तूरी इस बात पर तिलमिला उठी और बोली, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मुखिया बोले, तो फिर सच क्या है, तू ही बता दे। तू अपने मर्द को उसका अधिकार क्यों नहीं देना चाहती, उसके साथ सोती क्यों नहीं? छोरी अब बता भी सच के है। अब कस्तूरी को सच बताना ही पड़ा। सुबकते सुबकते बोली, सच तो ये है मुखिया जी कि हमारा पति नपुंसक है। ये बात सुनते ही पंचायत में कुछ पलों के लिए सन्नाटा सा छा गया। रामधीन की तो आंखें पथरासी गई। तभी पूर्ण की माँ गुस्से से बोल उठी, देखो देखो लोगो, अपनी इज्जत बचाने वास्ते मेरे बेटे ने नपुंसक बतावे है। छी, या छोरी तो औरत के नाम पर कलंक है। तभी एक पंच ने कहा, कस्तूरी, थारे धोरे इस बात को कोई सबूत है? कस्तूरी बोली, इस बात का सबूत तो कोई औरत ना दे सके। पूर्ण बीच में बोला, यो तो कोई बात ना हुई सरपंच जी, बिना सबूत के कोई इतनो बड़ो इल्जाम कैसे लगा सके है? तब तक रामू का गुस्सा भी काबू से बाहर हो गया। वह पूर्ण की ओर देखकर बोला, तो थारे पास क्या सबूत है कि तू नपुंसक नहीं है? फिर कुछ समय के लिए पंचों में खुसर फुसर होती रही। कुछ समय बाद मुखिया बोला, एक उपाय है सच जानने वास्ते, और वो उपाय ये है कि पूर्ण सबके सामने अपनी मर्दानगी साबित करेगा। रामधीन ने ये सुना तो वह तड़फ उठा, कहने लगा, सरपंच जी, ये तो घोर अन्याय है। मेरी पगड़ी यूं गांव के सामने न उछालो, ऐसा न करो। मगर ऊंची नाक वाला सरपंच कहने लगा, यो पतो कैसे चालेगो कि थारी छोरी को आरोप सही है। तभी पंच भी एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ, दूध को दूध और पानी को पानी होना चाहिए। रामधीन ने हाथ जोड़कर अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए, मगर कस्तूरी नहीं मानी। बीच में बोली, बापू, अगर सच साबित करने वास्ते यही उपाय है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर कस्तूरी और पूर्ण को एक कोठरी में बंद कर दिया। खिड़की से पंचायत देखती रही। पूर्ण अपनी मर्दानगी साबित करने में लगा था। सच बोलने की ये सजा कस्तूरी ने सोची भी न थी। सोच रही थी, धरती फटे तो इसमें समा जाऊं। पता नहीं कस्तूरी ने सही किया या गलत, मगर ये साबित हो गया कि कस्तूरी न तो झूठी है और न ही चरित्रहीन है। पूर्ण नपुंसक निकला। मुखिया और पूर्ण की माँ की पैरों के नीचे से जैसे जमीन सी निकल गई। पूर्ण का सबसे नजरें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। कस्तूरी ने अपना सबूत तो दे दिया, मगर रामधीन जिंदा लाश बन गया। न कुछ बोलता न कुछ खाता पीता। कस्तूरी का घर से निकलना दूभर हो गया। पंचायत कुछ न कर सकी। कुछ कागज के टुकड़ों ने मुखिया और पंचों को गूंगा बना दिया। एक दिन रामधीन ने अपने खेत में जाकर पेड़ से लटक कर जान दे दी। कस्तूरी की बदनामी ने गांव की सीमा रेखा को भी पार कर दिया। बहन की हालत देखकर लाजो भी बीमार रहने लगी। और फिर एक दिन सच बोलने की सजा कस्तूरी ने अपने आप को भी दे दी। उसने भी मौत को गले लगा लिया। रामू लाजो की पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर उसे अपने साथ ले गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।